नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रसाद आपका आपके अपने YouTube चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास का साइंस में फिजिक्स का लेसन 1 हम लोगों ने शुरू किया था, जिसका नाम था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो हम लोग मिरर यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि मैंने समय की बचत करने के लिए पहले से यहां पे कुछ चीजें लिख रखी हैं जो आपके सामने हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मिरर के ऊपर। हम लोग बात करेंगे मिरर यानी कि दर्पण के ऊपर। तो दर्पण तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, बचपन से देखते ही आ रहे होंगे, सबके घर में होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, अपने इमेज को देखने के लिए करते हैं, है ना। और बेसिकली इसका इस्तेमाल लड़कियां कुछ ज्यादा ही करती हैं और वहां पे लड़कियों को क्यों दोष दूं, सभी कोई करते हैं। अगर आप हम सैलून में जाते हैं वहां पे भी हम लोग जब बाल कटती है तो वहां पे भी हम लोग मिरर में ही अपना बाल देख रहे होते हैं और बार्बर जो होते हैं उनको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहां से ऐसे काटो, यहां से वैसे काटो। तो अगर बात करते हैं मिरर की, हाँ, अब जब सैलून की बात हो रही है तो हम लोग सब अभी देखेंगे कि सैलून में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है, किस मिरर का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर बात हो रही है दर्पण की, तो बच्चा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि मिरर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आपको बता रखा है कि मिरर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण, है ना, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोल दर्पण। ठीक है। और समतल दर्पण का तो इमेज भी मैंने पिछले क्लास में बना के आपको दिखाया था। रिफ्लेक्शन तो मैंने यही इसी प्लेन मिरर के ऊपर दिखाया था ना। तो प्लेन मिरर तो आप समझ रहे हैं, है ना। प्लेन मिरर किसको बोलेंगे? प्लेन मिरर वैसे मिरर को बोलेंगे जो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होगा और उसका रिफ्लेक्टिंग साइड कहां होगा? उसके मिरर के पीछे होगा। मतलब कि समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहेंगे जो बिल्कुल सीधा होगा और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड जो होगी वो कहां होगी? शीशे के पीछे होगी। वही अगर बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर किसको बोलते हैं? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले देख लो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या होता है। देखो, अगर इंग्लिश में मैं बोलूं तो स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर होता है विच हैज द शेप ऑफ ए पीस कट आउट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अगर बात, हाँ, वही मतलब कि स्फेयर के रूप में वो कटा होता है। अब देखें, अगर स्फेरिकल मिरर को हम देखें, हिंदी में बोलते हैं उसको गोल दर्पण, तो ये देखें गोल दर्पण जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। एक को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरे को बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। अब थोड़ा सा हम लोग अवतल दर्पण किसको बोलते हैं और उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, जरा इसको सीख लेते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कौन अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर है और कौन कन्वेक्स मिरर है। तो जैसा कि आप जरा नाम से समझने की कोशिश करेंगे, ये देखो तो ये क्या लगा हुआ है? कॉन और केव। कॉन, केव। केव मतलब क्या होता है? गुफा होता है। अगर आप अपने हाथ को, अगर गुफा का आप ओपनिंग देखते होंगे तो वो आगे क्या होता है? आगे उसका मुंह खुला होता है और पीछे की तरफ क्या होती है? पूरी वो उसके अंदर जाने की रास्ता होती है। तो कॉनकेव मिरर वैसे मिरर को बोलेंगे, ये देखें, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। यहां पे मैंने फिगर बनाया इसीलिए कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका कॉनकेव मिरर है जिसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, है ना। इसमें आप देख क्या रहे हैं कि इसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड है ये मिरर के पीछे है। अवतल दर्पण का रिफ्लेक्टिंग साइड जो है ये मिरर के पीछे है ना। और इस तरीके से हम बोलेंगे, अगर आप देखें, जब भी देखेंगे कोई, अगर आपके सामने दर्पण दिया हो और अगर आप देखेंगे उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड, फिगर में तो ऐसे ही बनाया जाता है बच्चा। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि दर्पण हम बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर वो लाइन खींचते हैं और उसके पीछे अगर हम लोग ऐसे ऐसे लाइनिंग खींच देते हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये एक दर्पण है। ठीक है। और यहाँ पे ये अवतल दर्पण है। कैसे मालूम चलेगा कि इसका, देखिए आप, रिफ्लेक्टिंग साइड कहां है? इसका रिफ्लेक्टिंग साइड मिरर के पीछे की तरफ है। अब देखिए, समझे कैसे इसको। तो आप लोगों ने चम्मच देखा है क्या? बिल्कुल आप लोगों ने चम्मच देखा होगा। चम्मच को अगर आप देखें, चम्मच के मैं देखता हूं, अगर मुझे चम्मच मिल जाए तो मैं आपको बताता हूं मैं बताना क्या चाहता हूं आपको। 1 मिनट मुझे समय दें। ये देखें बच्चों, ये है एक स्पून, चम्मच है। अब समझेंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। मैं आपके करीब आ जाता हूं। ये देखें, अगर आप इस
चम्मच को देख रहे होंगे तो इधर साइड में क्या है कि ये जो चम्मच जो है, ये चम्मच जो है, रुके मैं दूसरा चम्मच दिखाता हूं आपको। ये जो चम्मच जो है इधर आप देखें कि ये आगे की तरफ क्या है, गड्ढा सा है, और पीछे क्या है, उभरा हुआ है। तो कॉनकेव मिरर को पहचानने का तरीका क्या होगा, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण को पहचानने का तरीका क्या होगा, तो ये क्या होगा, आप छुएंगे ना जब इसको तो ये बीच में थोड़ा सा आपको गड्ढा नुमा दिखेगा और ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा आपको उभरा हुआ दिखेगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण की। अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में पहले तो आप ये देख लें कि जो उत्तल दर्पण जो है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना, ये क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है। और जैसे ही आप इसको छुएंगे तो कैसा फील होगा आपको कि ये बाहर की तरफ उठा हुआ है और ऊपर की तरफ क्या है, पतला सा है। अब चम्मच के माध्यम से अगर मैं बताऊं तो आप देखिए, अगर आप इसको ऐसे पलट देते इस चम्मच को तो ये आप देखें क्या, ये क्या है, आपको बाहर की तरफ उभरा हुआ इसका शेप दिखेगा, है ना। और ये कौन सा मिरर हो गया, ये आपका हो गया कन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण बोलते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप इसमें अगर इमेज फॉर्मेशन में आपको अपनी ये दिखाऊं ना, ये देखें, देखे तो सर इमेज फॉर्मेशन आ रहा है क्या पेन की फॉर्मेशन? इमेज देखे ना, इसके अंदर बन रहा है ठीक से? नहीं पिक्चर साफ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, कोशिश करूंगा, ये तो दिख नहीं पा रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। कन्वेक्स और जरा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब आइए थोड़ा सा मिरर से रिलेटेड हम सभी चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले कि अगर कनकेव मिरर है तो ये कैसे बनता है, तो मैंने बताया कि ये स्फेरिकल मिरर से ही बनता है, गोल दर्पण से ही बनता है। अब अगर बात करें, अगर आपका ये गोल दर्पण हो गया है ना, ये इसका अगर आप इसको सेंटर मान लेते हैं तो इस सेंटर से जब हम इसको ऐसे काटते हैं, ये बीच से अगर इसको हम काटना शुरू करते हैं तो देखिए ये वाला पार्ट जो आ रहा है ये आपका बनेगा कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर बनेगा, ये कॉनकेव मिरर बनेगा। और ये जो पिछले वाला जो पार्ट आ रहा है इसको मैं यहां पे आपको ऐसे दिखाता हूं, ये जो पार्ट बनेगा ये हो बनेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चा, आशा करता हूं कि आपको ये टर्म समझ में आ गए होंगे कि कॉन मिरर को हमको कैसे पहचानना है। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा इससे रिलेटेड, मिरर से दर्पण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम लोग देख लेते, डिस्कशन कर लेते। क्यों, क्योंकि अब हम लोगों ने पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, मतलब कि किस दर्पण में किस तरीके का दृश्य बनेगा, छवि बनेगी, वो हम लोग को पढ़ना है। और उसके पहले थोड़ा सा हमको सब ये नियम जान लेने हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है। अरे आप परेशान ना हो बच्चों, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, इसका हिंदी में मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हैं इस मिरर से रिलेटेड उन सबको हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो आइए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हम लोग मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देखने वाले हैं, उसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए जो टॉपिक मैंने डाला है उसका नाम है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, और इसमें सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब ये क्या है, तो आप जरा डेफिनेशन पढ़ें, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है इट इज द पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम वेयर वी कट द कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर। क्या कह रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का वैसा पॉइंट है ना, जहां से हम क्या करते हैं, कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर को काटते हैं। फिगर के माध्यम से, एक सेकंड रुकेंगे बच्चों, इसमें एक चीज छूट गया है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, है ना, इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब जरा फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेफिनेशन कहता क्या है। क्या कह रहा है कि इट इज द पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, या गोल दर्पण का वैसा पॉइंट है फ्रॉम वेयर वी कट द कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर, है ना, जहां से हम लोग उत्तल या अवतल दर्पण को काट करके अलग करते हैं। तो जरा देखें, मैं आपको बताता हूं ये क्या है। देखें, अगर हम एक सर्कल यहां बनाते हैं, सबसे पहले देखें, ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल। तो देखिए डेफिनेशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि ये स्फेरिकल मिरर का वैसा पॉइंट है, चलिए ये वैसा पॉइंट है जिस पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस
उत्तल या अवतल दर्पण को काट के अलग करता है। तो देखिए अगर इसका ये मिड पॉइंट हो गया तो हम यहीं से ना काट रहे हैं इसको, यहीं से ना काट करके हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण को अलग अलग कर रहे हैं। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और इसको हम मतलब वक्रता का केंद्र बोलेंगे, और इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखें यहीं से काटने के बाद ये क्या हो गया, एक हमारे पास ये मिरर आया और दूसरा एक हमारे पास ये मिरर आया, है ना, और यही काट करके हम लोगों ने इसको अलग कर दिया। तो देख ले, फिर से आप देख ले, इट इज द पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम वेयर वी कट द कॉन्केव और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, इसको हम लोग कैपिटल सी से दर्शाते हैं। सेकंड देखे लिखा हुआ है पोल, है ना, पोल हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुव, और ये होता क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। जो मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, अब यहां पे स्फेरिकल मिरर की बात नहीं कर रहा है, यहां पे अब हमने काट के बना दिया तो बचा हमारे पास क्या, एक हमारे पास आया उत्तल दर्पण, दूसरा हमारे पास आया अवतल दर्पण, है ना। तो अगर चलिए हम ले लेते हैं एक कनकेव मिरर ही ले लेते हैं, है ना, और ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, इस कनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट जो है, इस कनकेव मिरर का ये जो मिड पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोल। ठीक है, ये जो कनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट है, इसके जो बीच की जो बिंदु है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल या ध्रुव कहते हैं। और इसको देखें क्या लिखा है मैंने, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखें इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। हाँ बच्चों, आइए अब जरा हम लोग तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं, जिसको हम लोग मैंने लिखा है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य धुरी। ठीक है, अब जरा इसका डेफिनेशन देख लें, उसके बाद मैं फिगर के माध्यम से इसको आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए बच्चों, जितने भी वर्ड्स आपको यहां मिलने वाले ना, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर आपका पहला वर्ड ही अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे का सारा आप भूल जाएंगे। अब देखिए जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब वैसी लाइन जो वक्रता का केंद्र और ध्रुव दोनों को जोड़ता है आपस में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और पोल क्या है, तो फिर कभी भी आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आएगी, बिल्कुल नहीं आने वाली। तो इसलिए जितने भी वर्ड्स है बच्चा, उसको आप समझें। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आप वीडियो को फिर से पीछे रिवाइंड करें, रिवाइंड करके उन चीजों को टर्म को समझ लें, देन आप आगे बढ़े। ठीक है बेटा, तो देखें क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलें सबसे पहले तो मैं एक फिगर बना लेता हूं। देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि फिगर में मैं कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा, आप कन्वेक्स पे भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये देखें, ये हो गया इसका पोल। पोल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, जो बीच की बिंदु होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप देखें तो ये वो बिंदु होती है जहां से हम कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर को काट करके अलग करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने देखे डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है कि वैसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को आपस में जोड़ती है, क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मुख्य धुरी कहलाती है। समझे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वैसी लाइन, वैसी रेखा जो वक्रता केंद्र और धुरी दोनों को आपस में जोड़ती है, क्या कहलाती है, मुख्य धुरी कहलाती है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, फोकस या फोकस पॉइंट। ठीक है, क्या, फोकस या फोकस पॉइंट। अभी कंफ्यूज नहीं होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले, इससे सिर्फ इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं। उसको जब हम लोग समझ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस या फोकस पॉइंट। अगर आप बोले तो यहीं पे इसी फिगर में समझा दूंगा, नहीं छोड़े, मैं नीचे बना के दिखाऊंगा आपको। क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस या फोकस पॉइंट।
क्या कह रहा है, देखें इसको हिंदी में फोकस ही बोलते हैं या फिर फोकस बिंदु बोलते हैं। यहां पे लिख ही देता हूं फोकस बिंदु या फोकस। मैंने सोचा था कि आपको सिर्फ बता दूंगा, लेकिन यहां लिख ही देता हूं। चलिए, तो देखिए क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस या फोकस पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट हो गया, अब देखें जैसे मान लें कि जब हमने इस दोनों को आपस में जोड़ दिया तो इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। अब उस डिस्टेंस को एकदम बराबर हमने दो भागों में बांटा, जहां से बांट दिया वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका फोकस कहलाएगा। चलिए इस फिगर में ना देख करके हम लोग नीचे बना करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये रेखा कौन सी है आपकी, इसको बोलते हैं मुख्य धुरी। अब यहां देखें, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका फोकस। मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य धुरी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस भूल रहा हूं, पोल, इसके बीच के इसको जो लाइन जोड़ती है, इसको रेखा जो जोड़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, मुख्य धुरी। और मुख्य धुरी की जो मिड पॉइंट होती है, जो बीच की जो बिंदु होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर का फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप देख के घबरा रहे हो कि सर इतना बड़ा डेफिनेशन लिखवा दिए हैं, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसके निकलेगी वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, आइए पहले हम लोग डेफिनेशन को जरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है वो हम लोग देखेंगे। देखें, इफ वी सी द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी टू एफ। अब मैंने यहां लिखा सी टू एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर टू एफ क्या हुआ, है ना, फोकस ऑफ द मिरर, है ना। तो आप देखेंगे क्या, इफ वी सी द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी टू एफ ऑफ मिरर, वी सी इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम वेयर वी कट द कनकेव और कन्वेक्स मिरर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फिगर के माध्यम से समझाता हूं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। चलें, है ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के पोल वाले में जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फोकस का हमने डेफिनेशन पढ़ा था, वहां फोकस का डेफिनेशन क्या था जरा वो आप देख लें। वहां पे मैंने फोकस के बारे में मैंने क्या लिखवाया था, वहां पे आप लोगों ने देखा था कि द मिड पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस, है ना। सी और पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, इसको जो लाइन जोड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो देखें मैं कहना क्या चाहता हूं, उसके बाद आप समझ लेंगे कि ये क्या है। ये देखें कि आर जो है मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखिए क्या कह रहा है कि इफ वी सी द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सी टू पी, होगा ना, देखें यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, सी टू पी होना चाहिए, यहां पे सी टू पी, उसी को तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना। पोल सेंटर से लेकर पोल के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वी में सी इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो यहां से चूंकि मैंने क्या बताया था कि ये अगर देखें इसको पूरा मैं बनाता हूं फिगर सर्कल को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और इस पॉइंट से हमने क्या किया है, इस मिरर को काट करके हमने अलग किया है ना, किया है ना। तो ये देखें तो ये क्या हो रहा है, यहां से अगर ये एक सर्किल है पूरी, ये पूरी सर्किल हो गई, तो सर्किल के सेंटर से उसके पास वाले जो उसके जो सरफेस पे जो हम लोग एक लाइन गिराते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको रेडियस बोलते हैं ना। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। तो यही तो है।
और पहला डेफिनेशन जरा याद करें तो ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ये क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। और सी से पी के बीच की जो दूरी है सीपी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, यहां पे सीपी जो है ये क्या है, रेडियस है। और इसी को हम लोग, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो मैंने मोरल ऑफ द स्टोरी आपको नहीं बताई। मोरल ऑफ द स्टोरी यही था कि बस आपको हंसाना था, कोई मोरल ऑफ द स्टोरी था ही नहीं। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए ये था ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप मेरी बातों को ध्यान से सुन सकें। दैट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी। अब आए जो लास्ट टर्म जो है इससे रिलेटेड, वो है फोकल लेंथ, है ना। और फोकल लेंथ के बारे में देखें मैंने क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ द मिरर टू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकस लेंथ, फोकल लेंथ। सॉरी, क्या मैंने बताया है कि जो वैसी दूरी है ना, जो फोकस से लेकर मिरर के फोकस से लेकर के मिरर के ध्रुव तक, दर्पण के ध्रुव तक के बीच की होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फिगर के माध्यम से अगर देखें तो ये ज्यादा तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिगर के माध्यम से अगर हम देखें तो ये देखिए क्या कह रहा है, चलें। ये देखें, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये आपका पोल है। और वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से जोड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के मिड पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। और डेफिनेशन में जरा देखिए क्या कह रहा है, the distance between focus of the mirror, the distance between focus of the mirror to the pole of the mirror, यहां से लेकर के पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बोल रहे हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। और आप देखें कि फोकल लेंथ जो है, अगर यहां से अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, ये जो फोकल लेंथ जो है, ये देखें, इससे निकलता है एक फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटर से लेकर के पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो ये पूरा रेडियस है, ये पूरा रेडियस है। और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है, फोकल लेंथ है। फोकस से लेकर के पोल के बीच की दूरी क्या है, फोकल लेंथ है। आप देख रहे हो कि रेडियस के बीच से, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है, फोकल लेंथ, इसी को कह रहा है ना। तो इस तरीके से आप देखते हो फोकल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स को बनाने के समय। न्यूमेरिकल्स को बनाने के दौरान इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए r/2 क्यों हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और हम जानते हैं कि फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को तो हम f बोलते हैं। और f से लेकर के p तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी ये प्रिंसिपल एक्सिस के मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, f बोलते हैं, है ना। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ही हुआ ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ का अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, फोकल लेंथ कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने में करने वाले हैं। अब बच्चा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये सारे वर्ड्स क्यों बताएं। बताना जरूरी था, इसलिए जरूरी था ताकि मोरल ऑफ द स्टोरी आप सुन लें। अब हम लोगों को मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब इसके पहले, इसको बताने के पहले, ये इमेज फॉर्मेशन के पहले कुछ इमेज फॉर्मेशन के नियम होते हैं जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। आए बच्चों, अब रूल टू ड्रॉ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। हम लोग को इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है ना। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसको मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था, है ना। और फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था
और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल टू ड्रॉ इमेज फॉर कनकेव मिरर। अगर कनकेव मिरर है आपके पास तो उसके इमेज जो बनेगा उसके लिए क्या नियम होंगे, आइए जरा उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला कह रहा है अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। समझ गए? नहीं समझ होंगे। फिगर के माध्यम से समझते हैं, बहुत ही बेस्ट समझ में आएगा। देखें, सबसे पहले तो हमने कनकेव मिरर बनाना है। हमने कनकेव मिरर बना लिया। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारा पोल, और हम जानते हैं कि इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कोई रे ऑफ लाइट है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, पैरेलल आया तो देखिए उसके बाद क्या होगा, जब यहां पे आएगा तो ये टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगा? ये ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। तो हमेशा कहां से गुजरेगा? ये हो गया आपका फोकस। तो इसको जहां से आप काट के ले जाएंगे, ये आया, ये पॉइंट हो गया आपका फोकस। देखिए फिर यहां से भी, अब ऐसा थोड़ा ना कि ऊपर से ही लाइट आएगा, यहां से भी लाइट आ सकता है। अब यहां से भी लाइट आने के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद इधर से ही होके जाएगा। आप देखें जब भी ये कटेगा ये कहां से गुजरेगा? हमेशा फोकस से ही होके गुजरेगा। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे गया और इधर ऐसे गया, ये नीचे से ऐसे गया और इधर ऐसे निकला। फिर यहां से भी अगर आप देख ले, यहां से टकराएगा, फोकस से ही होके निकलेगा, और यहां से भी जाएगा, टकराने के बाद फोकस से ही होके निकलेगा। तो ये पहला रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि अगर याद नहीं रहेगा तो फिर इमेज फॉर्मेशन आप सीख नहीं पाएंगे, और इमेज फॉर्मेशन को सीखना है तो हमने ये नियम याद रखना होगा। इसलिए मैं फिगर के माध्यम से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और मैंने क्या बताया, अगर कोई बीम ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है ना, जो पैरेलल आ रहा है, देखो पैरेलल किसको बोलते हैं? समानांतर बोलते हैं ना। ये समानांतर किसके आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है। और समानांतर आने के बाद क्या होगा? ये समानांतर प्रिंसिपल एक्सिस के आ रहा है तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से हमेशा होकर गुजरेगा? तो वो हमेशा फोकस से होकर के गुजरता है। ठीक है बच्चा। और दूसरा देखिए मैंने क्या लिखा है, अ रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। यहां इसका जस्ट उल्टा हो गया। यहां सेकंड फिगर में देखिए क्या कह रहा है कि चले एक रे ऑफ लाइट है ना, जो फोकस से होकर गुजर रहा है। एक रे ऑफ लाइट, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा हो गया पोल। इस दोनों को जोड़ दिए, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। चले एक रे ऑफ लाइट है जो ऐसे आया और फोकस से होकर गुजर रहा है। तो मैंने क्या बताया, ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगा। देखे तो पहले वाले का उल्टा है। यहां क्या था? पैरेलल आया था, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरा था। यहां पे क्या है कि फोकस से होकर जा रहा है और टकराने के बाद पैरेलल आ रहा है। तो फिर नीचे से भी अब एक लाइन भेज के देख लेते हैं, जो हमारा फोकस से होकर गुजरेगा, टकराने के बाद पैरेलल निकल गया। ठीक है, आई होप कि ये दोनों नियम, दोनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। ये देखिए बेटा, तीसरा नियम क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, वक्रता केंद्र। एक कोई ऐसा रे ऑफ लाइट है जो मिरर के वक्रता केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो बैक, गो नहीं गोज हो जाएगा है ना। चलो शायद कोई बात नहीं, इंग्लिश का क्लास नहीं है, इंग्लिश के लिए पंकज सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन गो बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन फ्रॉम वेयर इट कम्स। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है कि उधर ही रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है जहां से ये लाइट आता है। फिगर के माध्यम से समझे अगर तो ये देखें, सबसे पहले तो हमको इसको मिरर बताना होगा कि ये मिरर है। तो पीछे हमने रिफ्लेक्ट करा दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया है ना। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका पोल। अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है जो कहां से होकर गुजर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है ना। ये रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, और क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये उधर ही चला जाएगा जहां से ये आया था, है ना। जिधर से आया था उसी डायरेक्शन में ये चला जाएगा। और ये आपके तीन क्या थे? नियम थे। पहला मैंने नियम आपको क्या बताया बच्चा? पहला नियम मैंने आपको बताया है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा कहां से होकर गुजरेगा? वो हमेशा पहला में फोकस से होकर गुजरेगा। चले सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि अगर वही रे ऑफ लाइट
फोकस से होके जा रहा है तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वो पैरेलल चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा हमने पढ़ा है, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है बच्चा, होप कि आपने आज के क्लास को बहुत ही एंजॉय किया होगा और ये सब टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे हमारे चैनल को। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इमेज कैसे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसे देखेंगे कॉन्केव मिरर में जो इमेज जो है वो किस डायरेक्शन में, मतलब कहां कहां बन रहा है ना। चलो उसको जरा, ये आने के पहले जरा सा हम लोग दो चीज देख लेते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं रियल इमेज, छोटा सा टॉपिक है, इसको मैं कंप्लीट कर ही देता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। पहला रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, है ना। दोनों में अंतर अगर एग्जाम में पूछता है तो देखें कितना बेसिक सा इसका आंसर है कि देखें रियल इमेज किसको बोलते हैं। रियल इमेज वैसे इमेज को बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। A real image is an image, है ना, which will be project on screen, है ना। स्क्रीन पे इसका हम लोग प्रोजेक्शन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे बेटा आपको बता दें कि रियल इमेज का हिंदी होता है वास्तविक इमेज, वास्तविक दृश्य, है ना। रियल इमेज का हिंदी क्या होता है, वास्तविक दृश्य। और वास्तविक किसको बोलते हैं, वास्तविक दृश्य वैसे दृश्य को बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं। और याद रखेंगे, अगर जब कभी रियल इमेज होगा ना, जब कभी रियल इमेज होगा तो ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा उल्टा होता है। रियल इमेज का एक सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है ना। रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो मतलब कि मान ले कि ये अगर ऐसे फिगर अगर ऐसे आ रहा है तो ये रियल इमेज नहीं होगा। रियल इमेज कैसा होगा, जिसका ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जो इमेज बनेगा वो कहलाएगा रियल इमेज। ठीक है, तो मैंने बताया आपको रियल इमेज किसको बोलते हैं। तो रियल इमेज वैसे इमेज को बोलते हैं जिसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। और वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज को हिंदी में हम लोग काल्पनिक दृश्य कहते हैं। और ये हमेशा सीधा बनता है। सबसे पहले चीज क्या है कि वर्चुअल इमेज वैसे इमेज को कहेंगे जिसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, वर्चुअल इमेज वैसे इमेज को कहेंगे जिसको हम लोग स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कभी नहीं कर सकते, है ना। कभी भी हम लोग स्क्रीन के ऊपर उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, और ये हमेशा कैसा होगा, ये हमेशा सीधा होता है, ये हमेशा सीधा बनता है। ये दो चीज आप याद रखेंगे। क्यों, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना बच्चा, तो उसमें हमको इमेज का नेचर देखेगा एग्जाम में। हाँ, ये भी देखेंगे कि जो इमेज फॉर्मेशन है ना बच्चा, ये एग्जाम में आता है। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपसे अगर एग्जाम में आता है तो छूटे नहीं। और देखें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मैं आपको बता दूं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको आ जाएगा, उसमें आपको मिरर फॉर्मूला लगाना हो जाएगा। मिरर फॉर्मूला लगा करके आपको डिस्टेंस के बीच, उसके मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज के बीच की दूरी कितनी है वो आपको निकालने को दे दे, या फिर आपका जो भी जितने फॉर्मूलाज आप लोग पढ़ेंगे ना अभी, उन सब का इस्तेमाल कर लेगा। और आखिरी में बोलेगा कि ये जो इमेज जो है उसका आपको नेचर बताना है। तो आप फिगर के बनने के अनुसार आप बताएंगे कि वो रियल है या वर्चुअल है। और रियल कब होगा, जब इमेज जो होगा वो उल्टा बनेगा तो वो कहलाएगा रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कब होगा, वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब वो इमेज जो है हमेशा सीधा बनेगा। चलें, आज के क्लास के लिए इतना काफी है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम लोग पढ़ेंगे और कहां कहां हम उसको प्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद उसका इमेज कहां कहां बनेगा हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।